Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Rural Life and Society. What we are going to read in this chapter about the colonial agrarian policy and its impact. Land revenue settlements like the permanent settlement, Mahalwari system and Rayotwari system, about the impact of the revenue system on the cultivator, about the cultivation of cash crops and about a case study of the Blue Rebellion. Now, the colonial agrarian policy and its impact. The colonial policies pursued by the British in the economic sphere brought about widespread changes in the field of land revenue system, agriculture, trade and industry. These policies were obviously designed to promote British interest in colonial India. और what were the policies? Effect on rural life. इन policies का क्यों ब्रिटिशर्स को इंडिया में क्या इंटरेस्ट है, कैसे वो प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसके लिए वो क्या लेकर आए थे, अग्रेरियन पॉलिसी लेकर आए थे. ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ा उनका रूरल लाइफ पर, यानी फार्मर्स पर, लोगों की लाइफ पर. When the British established their rule, they continued with the old system of revenue under the supervision of their own officials and their Indian agent. जब उन्होंने रूल एस्टैब्लिश किया ब्रिटिशर्स ने, तो उन्हें लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम था वो वही कंटिन्यू किया जो मुगल्स का चल रहा था. ठीक है. Gradually, the company changed its policy and directly recruited revenue collectors, police and judicial officers. अब पहले कौन कलेक्ट करते थे? पहले इंडियन एजेंट कलेक्ट करते थे, उसके ऊपर कंपनी के ऑफिशियल्स होते थे. धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया, डायरेक्ट जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का काम था वो कलेक्टर्स, पुलिस और जुडिशियल ऑफिसर्स को दे दिया. These outsiders started interfering in the village administration and the village panchayat lost their importance. अब क्या हुआ, पहले विलेज पंचायत जो थी वो कलेक्ट करती थी, ठीक है, इंडियन एजेंट कलेक्ट करते थे. अब ये लोग क्या करते थे, ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे ये पंचायत में इंटरफेयर करते थे, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करते थे. इससे विलेज पंचायत की जो इम्पोर्टेंस थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई. Revenue was collected as a fixed amount without taking the quantity of the produce in consideration. और जो रेवेन्यू उस टाइम पर कलेक्ट किया जाता था दैट वॉज अ फिक्स्ड अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट लगा दी थी. ये नहीं देखा जाता था कि किस फार्मर का कितना प्रोड्यूस हो रहा है, किसी का कम हो रहा है, किसी का ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो फिक्स्ड जो लैंड रेवेन्यू था, जो कलेक्टेड टैक्स था, वो बिल्कुल फिक्स कर दिया गया था. सिंस द पीजेंट हैड टू पे द रेवेन्यू इन कैश, दे वर फोर्स टू रेज दोज क्रॉप्स विच कुड बी सोल्ड इन द मार्केट. अब उनको पीजेंट को कैश देने के लिए मजबूर किया जाता था और उनको अपनी जो क्रॉप प्रोडक्शन थी वो ऐसे मार्केट में सोल्ड करने के लिए फोर्स किया जाता था जहां उन्हें कुछ पैसे के बदले कैश मिलता था, और ये कैश का क्या करते थे, रेवेन्यू पे करते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को. एज अ रिजल्ट द विलेजेस लॉस्ट देयर सेल्फ सफिशिएंसी अंडर द ब्रिटिश रूल. इस तरीके से जो गांव थे वो क्या होते गए, वो र्यून होते गए, डिस्ट्रॉय होते गए, और उन्होंने अपनी सेल्फ सफिशिएंसी यानी पूरे गांव के लोग अपने लिए क्रॉप प्रोड्यूस करते थे, अपना पूरा पेट भरने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए करते थे. तो अब तो ब्रिटिश रूल से ये एक चीज क्या हो गई थी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई थी. Now next is land revenue settlements. अब क्या क्या लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिशर्स लेकर आए. The British came to India with the sole aim of generating profit. अब सबको पता है कि ब्रिटिशर्स जो आए थे उनका एक ही मेन एम था इंडिया में आने का, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना. So when the company got the Diwani rights formally in 1765 from the Mughal emperor, they thought of working out the best possible deal to ensure maximum revenue, thereby driving maximum profit. और जब उन्हें दीवानी मिल गई थी बाय द मुगल रूलर इन 1765, तो उनका दिमाग चलने लगा कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए. After getting the Diwani rights for Bihar, Bengal and Odisha, the East India Company continued with the traditional method of collecting revenue. जब उन्हें 3 स्टेट की दीवानी मिल गई थी तो पहले क्या किया उन्होंने, ट्रेडिशनल जैसे पहले मेथड था कलेक्टिंग रेवेन्यू का वो सेम फॉलो कर रहे थे. However, the British officials soon started amassing huge wealth from the peasant. धीरे धीरे peasant से बहुत ज़्यादा पैसा वो लेने लगे. While it added to their personal wealth and prestige.
इट हार्म द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडिंग कंपनी। अब इससे क्या हुआ, जो ऑफिशियल लगाए थे वो अपने फ़ायदे के लिए पीजेंट से पैसा लेते थे, वेल्थ लेते थे, तो वो सिर्फ अपना सोचने लगे। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का भी काफ़ी नुकसान हो रहा था। सो द ऑफिशियल्स ब्रोट इन अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स इन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए जो हायर ऑफिशियल थे उन्होंने काफ़ी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी नए चेंजेस लेकर आए। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस 3 टाइप of land revenue system to improve the economic condition of the people and these were as follows। 3 तरीके के सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। कौन कौन से? फर्स्ट इज परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। किसने इंट्रोड्यूस की थी? दिस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। Lord Cornwallis wanted to increase the revenue of the company and thus decided to fix the land revenue to be collected. This system was called permanent settlement। मतलब लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया, इतनी लैंड है, इस पे इतना लैंड रेवेन्यू है, उसको क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। इस सिस्टम को क्या कहा गया? परमानेंट सेटलमेंट। द कंपनी इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम इन 1793। कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया? 1793 में। अकॉर्डिंग टू दिस सेटलमेंट द राजास एंड तोलकदार्स वर मेड द जमींदार्स। दे बिकेम हेरिडिटरी ओनर्स ऑफ द लैंड। इसके अकॉर्डिंग जो राजा और तोलकदार थे उनको हेरिडिटरी ओनर ऑफ लैंड बनाया गया। दे हैड टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड डिपोजिट द रेवेन्यू विद द कंपनी। इसमें क्या करते थे? राजा और तोलकदार जो होते थे वो सारे अपने गांव से, अपने टेरिटरी से, पीजेंट जो होते थे उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और फिर वो रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को देते थे। The amount to be paid was fixed permanently. It could not be increased in the future। और जो ये अमाउंट थी ये फिक्स की गई थी जिसको फ्यूचर में नहीं बढ़ाया जाएगा। क्या इसके इफेक्ट थे? इट क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ जमींदार। इससे एक नई क्लास बनी, नए लोग सामने आए, नई कम्युनिटी सामने आई जिनको जमींदार कहा गया। दे बिकेम द पॉलिटिकल एलाइज ऑफ द ब्रिटिश। अब डायरेक्टली ये किसके अंडर थे? ब्रिटिशर्स के अंडर थे, ठीक है। नाउ सेकेंड इज the permanent settlement was the largest sum that could be got from the land and was a heavy and oppressive assessment. Taxes began to be collected by oppressive methods। permanent settlement से जो पैसा कलेक्ट होता था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। ये हैवी था, मतलब काफ़ी यूजफुल भी था ब्रिटिशर्स के लिए। तो टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए काफ़ी ऑप्रेसिव मेथड। अब जमींदार क्या करते थे? उन्हें ब्रिटिशर्स को जमा कराना होता था टैक्स, तो क्या करते थे? काफ़ी ऑप्रेसिव मेथड को फॉलो करते थे। जो किसान नहीं देता था तो उसके लिए काफ़ी गलत मेथड का यूज़ करके उससे लैंड रेवेन्यू लिया जाता था। नेक्स्ट इज the position of the actual cultivators of the soil worsened as they could be affected by the zamindars on non payment of dues। अब जो एक्चुअल कल्टिवेटर थे, जिनकी खुद की लैंड थी, सॉइल जिनकी थी, ठीक है, जो खुद उगाते थे, उनका कोई हक नहीं रहा था उनकी ज़मीन के ऊपर, क्योंकि जब वो टैक्सेस पे नहीं कर पाते थे, जो उनके ड्यू थे वो पे नहीं कर पाते थे, तो ज़मींदार उनको बेदखल कर देते थे उनकी लैंड से। Next is in the long run this settlement benefited the landlords more than the government। लेकिन इससे ज़्यादा फायदा गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को इतना फायदा नहीं हुआ जिससे लैंडलॉर्ड यानी जमींदार को इससे बहुत फायदा हुआ। By increasing the area under cultivation the land revenue collected by the peasants went up while the amount they had to pay to the स्टेट रिमेन्ड फिक्स्ड। अब क्या होता था? जमींदार जो थे वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे, ठीक है, पीजेंट से बहुत ज़्यादा लेते थे, लेकिन सरकार को एक फिक्स अमाउंट देते थे। तो इससे सीधा सीधा फायदा किसको हो रहा था? लैंडलॉर्ड्स को। नेक्स्ट जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया दैट इज महलवारी सेटलमेंट। इन द अर्ली 19th century कंपनी स्टार्टेड टू फील अ नीड फॉर चेंज इन द रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम। अब कुछ टाइम के बाद ब्रिटिशर्स को लगा, कंपनी को लगा कि जो ये सिस्टम है परमानेंट सेटलमेंट का ये ठीक नहीं है, तो इसको थोड़ा चेंज करना होगा। विलेजेस वर सीन एज इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन द नॉर्थ इंडियन सोसाइटी। ब्रिटिश फेल्ट अ नीड टू प्रिजर्व दिस इंस्टीट्यूशन। अब क्या लग रहा था ब्रिटिशर्स को कि जो पूरा वेल्थ जो है, कि विलेजेस जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है और विलेजेस को ख़त्म होने नहीं देना है, विलेजेस को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। एन इंग्लिश मैन कॉल्ड होल्ट मैगजिन डिवाइज द ब्रिटिश न्यू सिस्टम इन 1822। इंग्लिशमैन जिसका नाम था एक होल्ट मैकेंजी, जिसने ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया इन 1822।
Areas of modern Uttar Pradesh were called northwestern provinces of Bengal during those days. Under the direction of Magzi, district collectors undertook a survey of villages in their provinces and they devised a detailed plan of rates of revenue to the collected from each villages. और उसके ऑब्जर्वेशन में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे उन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया कि कहाँ से कितना लैंड रेवेन्यू आता है, कलेक्ट किया जा सकता है, कौन से विलेज से कितना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है. A village was called a mahal in this system and hence the name Mahalwari system came into use. In the Mahalwari system, the village headman was given the in charge of revenue collection. और हर एक गांव को क्या नाम दिया गया था? महल नाम दिया गया था, इसीलिए इस सिस्टम को महलवारी सिस्टम कहा गया है. ठीक है, इसमें जो इंचार्ज होता था, कौन कलेक्ट करता था रेवेन्यू? रेवेन्यू कलेक्ट का काम होता था विलेज हेडमैन का. ठीक है, अब समझ आया महलवारी सिस्टम. महलवारी सिस्टम यानी गांव को सुरक्षित रखना, गांव को सिक्योर रखना, प्रिजर्व रखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए एक पॉलिसी बनाई, एक चार्ट बनाया गया जिसमें हर एक विलेज को महल का नाम दिया गया और किस विलेज से कितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसको पूरा नोट किया गया. और रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम किसका होता था? विलेज हेडमैन का होता था. नेक्स्ट है रेयोतवारी सेटलमेंट. दिस वॉज द थर्ड सेटलमेंट. As the disadvantage of the permanent settlement became apparent, two British officials, Thomas Munro and Captain Reed, tried out other system in different parts of a country. जब ये दो सिस्टम चल रहे थे, परमानेंट सेटलमेंट एंड महलवारी सिस्टम, उस टाइम पर थॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड अलग स्टेट्स में, डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में दूसरा सिस्टम ट्राई कर रहे थे. दैट वाज रेयोतवारी सिस्टम. ठीक है, कौन से ईयर में? इन 1820. in Mysore and Karnataka and later extended it to Bombay and Madras. They felt that there were no traditional zamindars in South India and settlement had to be made with the cultivators, that is rayot, कि साउथ साइड में कोई भी परमानेंट ज़मींदार नहीं है. ठीक है, ख़ानदानी ज़मींदार नहीं है जिसके पास बहुत सारी ज़मीनें हों. यहाँ पर कल्टीवेटर हैं, अपने अपने लैंड के मालिक हैं जिनको कल्टीवेटर कहा गया, रेयोत कहा गया. हु हैड कल्टीवेटेड द लैंड फॉर जनरेशंस, जो पिछले पुराने काफ़ी सालों से अपनी लैंड को कल्टीवेट करते आ रहे हैं, जो लैंड ओनर थे. ओके, उनको क्या नाम दिया गया है? रेयोत. एंड द फील्ड्स वर केयरफुली सर्वेड बिफोर द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड. और पूरे फील्ड को, पूरे खेतों को, एरिया को अच्छे से सर्वे किया गया फिक्स करने से पहले कि कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना होगा. व्हाट वाज द ड्रॉबैक? ब्रिटिश ऑफिशियल्स फिक्स्ड वेरी हाई रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू. और पूरा सर्वे करने के बाद ब्रिटिशर्स ने काफ़ी हाई रेट रखा रेवेन्यू का. दे डिड दैट टू इंक्रीज इनकम फ्रॉम लैंड. क्योंकि ऐसा, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना चाहते थे लैंड से. दे थॉट दैट दिस वुड मेक द फार्मर्स मोर एंटरप्राइजिंग. उनका सोचना था कि इससे फार्मर और एडवांस हो जाएंगे, वो और नए टेक्निक सोचेंगे कि कैसे उन्हें लैंड रेवेन्यू भी पे करना है और कैसे उन्हें अपना घर भी चलाना है. Due to high rates, most of the peasant failed to pay the land revenue. लेकिन लैंड रेवेन्यू इतना हाई था कि बहुत सारे जो पीजेंट थे वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे. Many peasants fled the countryside. और बहुत सारे जो पीजेंट थे वो अपने खेत छोड़कर भाग जाते हैं. नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम ऑन द कल्टीवेटर. रेयोत यानी कल्टीवेटर पर क्या इफेक्ट पड़ा रेवेन्यू सिस्टम का? फर्स्ट इज impoverishment of cultivators. The revenue charge was so high. रेवेन्यू इतना ज़्यादा हाई था कि इससे कल्टीवेटर की जो हालत थी वो बहुत ख़राब हो गई थी, वो बहुत गरीब हो गए थे. They were driven into debt at the hands of the money lenders और became landless laborers. और रेवेन्यू पे नहीं करने के कारण या तो उनके पास मनी लेंडर का बहुत सारा कर्जा हो गया था या फिर वो लैंडलेस बन गए थे कि मनी लेंडर का पैसा चुकाने के लिए उनकी जो लैंड थी वो उन्हें देनी पड़ी. ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स. As an increasing number of farmers found themselves unable to pay the revenue, they auctioned or sold off their land party by part. अब क्या हुआ? Unable to pay revenue. रेवेन्यू इतना हाई था वो पे नहीं कर पाते थे, तो वो क्या करते थे? छोटे छोटे टुकड़े करके अपने खेत का, अपनी लैंड का वो उन्हें सेल करना पड़ता था. This led to the fragmentation and subdivision of land. इससे क्या हुआ? लैंड टुकड़ों में बट गई थी. Small land holdings are not economically to cultivate. अब छोटे छोटे पार्ट को कल्टीवेट करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था.
नेक्स्ट इज राइज ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। अब इसमें क्या आया, नए लैंडलॉर्ड। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड मतलब लैंडलॉर्ड यानी लैंड के मालिक वो हैं लेकिन वो वहाँ पर कल्टीवेशन नहीं करते थे, दैट वाज कॉल्ड एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। The land of farmers or even traditional landlords who were unable to pay the high taxes was auctioned off to the highest bidder। जो highest bidding यानी bidding करते थे, auction करते थे, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता था वो क्या करता था, उसको लैंड को खरीद लेता था। और वो लोग कहाँ रहते थे, सिटीज़ या टाउन में रहते थे, कभी कभी वो अपनी लैंड को विजिट करने आते थे, ठीक है। नाउ दीज वर मच हार्शर ऑन द लोकल फार्मर्स देन द ट्रेडिशनल जमींदार। अब ये क्या करते थे, कभी कभी आते थे तो वहाँ पर कितनी कल्टीवेशन हो रही है, वहाँ लोकल किसान जो था वो फार्मिंग करता था, कितनी कल्टीवेशन हो रही है, तो ये जो लोकल जमींदार थे उनसे ज़्यादा भी हरेस करते थे किसानों को। नेक्स्ट इज oppressive method for realization of land revenue from the peasants। Not only the quantum of land revenue was excessive but the methods involved in its realization were very oppressive। लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का मेथड तो खराब था ही, उसको पूरा करने के लिए यानी जो मेथड यूज किए जाते थे लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए वो और भी ज़्यादा ऑप्रेसिव थे। द ऑप्रेसिव रेवेन्यू ऑफिशियल फोर्स द पीजेंट इवन टू सेल्फ देयर पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे ऑफ द रेवेन्यू। जो ऑप्रेसिव रेवेन्यू ऑफिशियल थे यानी जो कलेक्टर थे वो इवन जो पीजेंट थे उनको फोर्स करते थे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी। अगर उन्होंने लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया है, उनकी ज़मीन भी बिक गई है, फिर भी उन्हें पे करना होता था क्योंकि वो फिक्स था अमाउंट, तो कई बार उन्हें पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी होती थी। नेक्स्ट इज neglect of land reforms। The British introduced private ownership of land to ensure a steady revenue, कि लगातार उनको रेवेन्यू मिलता रहे, इसलिए उन्होंने क्या किया, लैंड को प्राइवेट ओनर्स को देना शुरू कर दिया था। It was believed that ownership would motivate the farmers to improve their land to increase output। However, लेकिन उल्टा हुआ, landlords were either absentee landlord with little interest in improving the land। उनको अब जो लैंडलॉर्ड थे, जो नए ओनर आए थे वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड थे, उन्हें कोई मतलब नहीं होता था लैंड को कैसे इंप्रूव किया जाए, प्रोडक्शन को कैसे इंप्रूव किया जाए, और उनको ना ही जो किसान थे, फार्मर थे, उनकी सिचुएशन से उन्हें फ़र्क पड़ता था। दिस रिजल्टेड इन अ स्टेडी इरोजन इन द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लैंड एंड द लाइफ ऑफ द फार्मर। इससे जो क्वालिटी थी लैंड की और वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई, इवन जो फार्मर्स की लाइफ थी वो भी वर्स्ट हो गई थी। Now the next topic is cultivation of cash crop। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए किसानों को क्या फोर्स किया जाने लगा, कैश क्रॉप ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब उन्हें क्या समझ आया, ब्रिटिशर्स को समझ आया हम ऐसी क्रॉप ग्रो करते हैं जिन्हें वो एक्सपोर्ट कर सकें और उससे प्रॉफिट कमा सकें। तो विलेजर्स को, फार्मर्स को फोर्स किया जाता था ऐसी कमर्शियल क्रॉप ग्रो करने के लिए, जैसे कि टी, कॉफ़ी, इंडिगो, जूट, ऑयल सीड्स, sugar cane, mulberry, rubber, etc. Many of these crops were raw material for industries of Britain। अब क्या किया जाता था, ये क्या था, एक रॉ मटेरियल था, ये सारा एक्सपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में। These crops were grown on large estate called plantations। और ये क्रॉप जो थी बड़ी बड़ी ज़मीनों पर, बड़ी बड़ी जगह पर ग्रो की जाती थी, बड़ी बड़ी फार्म पर, जिसको प्लांटेशन कहते थे, ओन्ड बाय द यूरोपियंस। और कौन ओनर थे इनके, यूरोपियंस, ठीक है। The plantations were mainly in Assam, Bengal and Kerala। Plantation mostly 3 स्टेट में शुरू हुई थी, असम, बंगाल एंड केरला। Now next is demand for Indian indigo। इंडिगो एक फ्लावर होता है, ठीक है, जिससे क्या बनती है, डाई बनती है ब्लू कलर की। Indigo is a tropical plant and can be easily grown in India। Indigo was demanded by the cloth manufacturer in France, England and Italy to dye cloth। अब इंडिगो कलर की बहुत ज़्यादा डिमांड थी बाहर के देशों में, जैसे कि फ्रांस, इंग्लैंड और इटली में, क्योंकि वो क्या करते थे, उससे डाई करते थे क्लॉथ को, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल कलर था। Indigo gave rich blue color and the price of Indian indigo was very high। और उन्हें बहुत प्रॉफिट मिलता था क्योंकि इंडिगो डाई का जो प्राइस था वो भी कहीं ज़्यादा था। एंड ओनली स्मॉल क्वांटिटी रीच यूरोपियन मार्केट एंड द मैन्युफैक्चरर डिपेंड अपॉन अनदर डाई वुड विच गेव अ डल पेल कलर। इट कुड बी
ग्रोन इन टेम्परेट रीजन्स एंड वॉज ईजिली अवेलेबल। ठीक है, अब इंडिगो बहुत एक्सपेंसिव थी। दूसरी एक डाई जो यूज़ करते थे दैट वॉज वोड, जो कि ईजिली अवेलेबल थी, जिससे पेल कलर आता था। नाउ इंडिगो कल्टिवेशन। अब फार्मर को क्या किया जाने लगा, पीजेंट को इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए मजबूर किया जाने लगा। देयर वर टू सिस्टम फॉर इंडिगो कल्टीवेशन, दैट इज निच कल्टीवेशन एंड रेयोती कल्टीवेशन। इन द निच सिस्टम फार्मर्स प्रोड्यूस्ड इंडिगो ऑन देयर ऑन फील्ड, अपने खेत में इंडिगो ग्रो करना। इन द रेयोती सिस्टम पीजेंट्स टुक लैंड्स ऑन रेंट फॉर इंडिगो कल्टीवेशन, और रेयोती में क्या था, जो पीजेंट थे वो रेंट पर लेते थे इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए लैंड को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉबैक ऑफ निच सिस्टम। निच सिस्टम मतलब अपने ही खेत में इंडिगो ग्रो करना। इसकी क्या कमियां थी, इसकी काफ़ी कमियां थी, क्योंकि इंडिगो कुड बी ग्रोन ऑन फर्टाइल लैंड ओनली। इंडिगो को ग्रो करने के लिए फर्टाइल लैंड चाहिए होती थी, और बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होती थी, और बहुत पैसा चाहिए होता था। अ फार्मर नीडेड टू इन्वेस्ट इन बुलोक एंड प्लाउज फॉर इंडिगो कल्टिवेशन। इंडिगो की कल्टिवेशन के लिए फार्मर को बुलोक चाहिए होती थी, ठीक है, प्लाउ चाहिए होता था। एंड द सीजन ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन वॉज सेम एज राइस कल्टिवेशन। जब राइस ग्रो होता है उसी सीजन में इंडिगो ग्रो होती थी। So land, labor and other resources needed to be diverted from rice to indigo. इसीलिए जितने भी resources जो राइस में वो यूज़ करते थे वो इंडिगो में यूज़ करने पड़ते थे। Farmers were not willing to divert the land from rice to indigo. तो फार्मर रेडी नहीं थे अपनी लैंड पर इंडिगो ग्रो करने के लिए, क्योंकि वो क्या ग्रो करना चाहते थे, राइस ग्रो करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा सिस्टम पढ़ा हमने, रेयोती सिस्टम। उसकी क्या कमियां थी, यानी रेंट पर लेकर इंडिगो ग्रो करना। प्लांटर्स फोर्स द कल्टिवेटर्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू गेट लैंड फॉर इंडिगो कल्टिवेशन। ठीक है, प्लांटर क्या करते थे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते थे कल्टिवेटर के साथ कि इस लैंड पर तुम कल्टिवेशन करोगे। एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट अ कल्टिवेटर हैड टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन एटलीस्ट 25% ऑफ द लैंड। ओनली दिस कॉन्ट्रैक्ट कुड इनेबल अ कल्टिवेटर एक्सेस टू लोन्स एटसेट्रा। अगर किसी को लोन चाहिए होता था तो वो क्या कहते थे, 25% पर क्या ग्रो करोगे, इंडिगो ग्रो करोगे। द प्राइस पेड बाय ब्रिटिश बायर फॉर इंडिगो वॉज नॉट वेरी हाई। अब जो ब्रिटिश बायर को जो इंडिगो के प्राइस दिए जाते थे वो इतने हाई नहीं थे। दिस रिजल्टेड इन एंडलेस डेब्ट ट्रैप फॉर कल्टिवेटर। इससे क्या हुआ, वो कर्जे में दबते चले गए। एंड डाइवर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड्स टू इंडिगो प्लांटेशन फर्दर रिजल्टेड इन रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ राइस। अब राइस का भी वही टाइम था और इंडिगो का भी वही टाइम था, तो राइस की प्रोडक्शन में कमी आती गई। Once indigo was grown on a land, the land did not remain fertile enough for rice cultivation. जहाँ पर एक बार इंडिगो ग्रो हो जाती थी वहाँ पर वो जो लैंड है वो इनफर्टाइल हो जाती थी, यानी वहाँ पर राइस कल्टिवेट नहीं हो सकता था। Now here is a case study about the ब्लू रेबेलियन। ब्लू रेबेलियन यानी जब इंडिगो के खिलाफ फार्मर ने एक साथ होकर आवाज़ उठाई। The oppressive indigo system resulted in a large-scale revolt from the peasant. It started in March 1859 when thousands of rayot, जब हजारों की संख्या में जो रेयोत, ये जो कल्टीवेटर थे, वो बंगाल में इकट्ठा ब्रिटिशर्स के सामने आए और इंडिगो ग्रो करने से मना कर दिया। दे रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज। उन्होंने क्या किया, जो प्लांटर थे उनको रेंट देने से मना कर दिया और इंडिगो फैक्ट्रीज पर अटैक किया। दे वर आर्म्ड विद सॉर्ड्स एंड स्पीयर्स, बोज एंड एरोज। इन सब के साथ उन्होंने अटैक किया इंडिगो फैक्ट्रीज पर। द जमींदार्स हु वर वरीड अबाउट द ग्रोइंग पावर ऑफ द प्लांटर्स लैंड सपोर्ट टू द पीजेंट्स। अब क्या किया, जमींदार जो डर गए थे, ठीक है, प्लांटर्स, द जमींदार्स हु वर वरीड अबाउट द ग्रोइंग पावर ऑफ प्लांटर। अब जमींदार जो प्लांटर यानी कि जो बाहर के लोग थे उनसे जो वो करा रहे थे इंडिगो ग्रो करा रहे थे, उनसे डरे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, जमींदार ने किसानों का साथ दिया। द गवर्नमेंट वॉज वरीड दैट दिस माइट टेक द शेप ऑफ अ लार्ज रिवोल्ट। अब गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था जमींदार और पीजेंट जो हैं वो एक साथ हो गए हैं तो ये एक बड़ी रिवोल्ट का रूप ले सकते हैं। So many intellectuals from Calcutta extensively wrote about the ills of the indigo system and how the planter were taking advantage of the poor rayot। तो बहुत सारे लोगों ने कैलकाटा में काफ़ी चीज़ें लिखी इसके बारे में कि इंडिगो सिस्टम जो है ब्रिटिशर्स ने कैसे वो
किसानों का फ़ायदा उठा रहे हैं और कैसे किसान जो हैं इंडिगो के कारण गरीबी में जा रहे हैं। डू यू नो? दीनबंधु मित्रा प्ले नील दर्पण इज बेस्ड ऑन द इंडिगो रेवोल्यूशन। दीनबंधु मित्रा ने जो एक प्ले लिखा है दैट नेम इज नील दर्पण, वो सारा इंडिगो रेवोल्यूशन पर ही बेस्ड है। द प्ले इज ऑल्सो द फर्स्ट टू बी स्टेज कमर्शियली इन द नेशनल थिएटर कैलकाटा, और ये प्ले फर्स्ट टाइम कैलकाटा में कमर्शियली डिस्प्ले किया गया था, स्टेज पर परफॉर्म किया गया था। इट वॉज ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश बाय माइकल मधुसूदन दत्त एंड पब्लिश्ड बाय रेव जेम्स लॉन्ग। इट अट्रैक्टेड मच अटेंशन इन इंग्लैंड वेयर द पीपल वर स्टन्ड एट द savagery of their countrymen. Now the government set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production. अब सब लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हुए थे कि इतना ज़्यादा उनके ऊपर, फार्मर के ऊपर वो अत्याचार कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक इंडिगो कमीशन बनाया कि इंडिगो प्रोडक्शन की इंक्वायरी करने के लिए। द कमीशन डिसाइडेड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द रयोत। कमीशन ने डिसाइड किया कि इंडिगो प्रोडक्शन जो है वो रयोत कल्टीवेटर के लिए किसी भी तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं है। It directed them to fulfill their existing contracts and told them that they had the right to refuse to plant indigo. अब जो existing contract थे उनको कहा गया कि उसको ख़त्म करके और फिर वो refuse कर सकते हैं इंडिगो डाई उनको ग्रो करनी है या नहीं करनी है। Now let's recall the chapter. The first is the British introduced 3 new land revenue settlement, that is permanent, Rayotwari and Mahalwari settlement. Next is the permanent settlement did not prove beneficial for British and hence they changed to new systems of revenue collection. And the last is the government set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production, and the commission decided that indigo production was not profitable for the Rayots. So this is the chapter bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.